नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपसे एक समय मैपिंग की क्लास लेके आ रहे हैं। मैपिंग की आपको 3 से 4 क्लासेस दी जा चुकी हैं और उम्मीद है कि आपको सभी को विधिवत तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए उसी के आगे आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने मैपिंग में पाकिस्तान का जिक्र किया था, कुछ बहुत बातें की थी, उससे क्या आगे कुछ बातें और आज हम उसी में ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। इसलिए तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ एक बार उनको रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको भी आसानी से चीज़ें रिवाइज होती, क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतना टाइम रहता नहीं है कि आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इसलिए ये सारी ड्यूटी मेरी अपनी है कि आपको रिवाइज कराया जाए, और ना पढ़ाना वढ़ाना तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग काबिल शख्सियतों में अपना नाम दर्ज करा चुके हो। ये भारत था हमारा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। उसी के साथ ये पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके 4 प्रमुख राज्य मैंने बताए थे। कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ। बलूचिस्तान एक ऐसा स्थान जो कभी भी पाकिस्तान के साथ था ही नहीं, ज़बरदस्ती इसको साथ रखते हैं। वहाँ का एक एक नागरिक वहाँ से अलग रहना पसंद करता है, अपने आप को पाकिस्तानी मानता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, दूसरे राज्य उनका सिंध। सिंध जो है, सिंध में ही ये आपका जो एरिया है, ये अगर एटलस ले आए हैं ऑक्सफोर्ड तो अच्छी बात है। ये बलूचिस्तान है, ये आपका सिंध वाला एरिया है, ये पंजाब पड़ जाएगा, और ये बचा हुआ एरिया आपका खैबर पख्तूनख्वा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा कि जो पाकिस्तान है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ के 2 प्रमुख बंदरगाह बताए थे। जो बलूचिस्तान में बंदरगाह पड़ेगा उसका नाम ग्वादर बंदरगाह है। जो सिंध प्रांत में पड़ेगा उसका नाम कराची है। उसके 1971 के युद्ध में कराची से सारे भग गए थे सैनिक उनके ग्वादर बंदरगाह। फिर मैंने यहाँ की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ बताई थी इनकी। अगर आप उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो सबसे पहले मैंने इनकी एक रेंज बताई थी जिसका नाम है साल्ट रेंज, अर्थात नमक पर्वत श्रेणी। उसके बाद सुलेमान, फिर उसके बाद किरथर, फिर उसके बाद मकरान तटीय श्रेणी। ठीक है, ये फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक पर्वत श्रेणी थी जो पाकिस्तान को अपना अफ़गानिस्तान से डिवाइड करती है। क्या नाम था बताएं? जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से डिवाइड करती है उसका नाम था हिंद कुश। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पृथक करने का काम करती है या डिवाइडिंग का काम करती है। तो हिंदकुश पर्वत श्रेणी जो है हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है, वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पृथक कर देती है। पाकिस्तान का ये वाला जो क्षेत्र मैंने बताया था सुलेमान और किरथर, यहाँ पर मैंने बताया था जो आपके प्राचीन काल में जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं यहीं से मिलते हैं कि सबसे पहले खेती इसी क्षेत्र में होती है, यानी सिंध वाले प्रांत में हुई थी, वो भी किरथर और सुलेमान पर्वत श्रेणियों के बीच में। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। यहीं से मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ से ये पीओके वाला क्षेत्र यहाँ से होकर चीन की ओर जा रहा है। ये जो लाइन मैंने बना दी है CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। CPEC गलियारा यही है। ठीक है, तो वो कहाँ पर आता है? चाइना से ग्वादर बंदरगाह तक पाकिस्तान के। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब उसी के आगे अब हम चलते हैं। जैसे कि बात की जाए कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आई होप आप सभी को पता है, वो है तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है, यानी विश्वविद्यालय था। दूसरा, और ये पड़ता है कराची वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सॉरी रावलपिंडी में पड़ता है।
और रावलपिंडी में ये सारे से तक्षशिला पड़ता है। रावलपिंडी क्यों फेमस है? रावलपिंडी एक तो इसलिए फेमस है क्योंकि जो वहाँ के सबसे फास्टेस्ट, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर थे, उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना था क्योंकि वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से थे। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़, तक्षशिला के लिए रावलपिंडी जानी जाती है। तो अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो मौर्य काल में प्रसिद्धि की ओर था या मौर्य काल का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा? तो तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य काल में था। आप देखिए किताबों में मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला का ही प्रोफेसर था, है ना। तो तक्षशिला कहाँ पड़ता है? वर्तमान के कराची जिले में पड़ता था। दूसरी चीज़, यहीं पर एक ज़िला है इनका इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद किस राज्य में पड़ेगी? पंजाब राज्य में पड़ेगी। फिर यहीं पर इनका एक क्षेत्र है लाहौर। लाहौर बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है? लाहौर है। ये क्या है? इस्लामाबाद है। ये है कराची। क्लियर? ये कुछ चीज़ें। फिर एक मौर्य काल की जो एकमात्र यूनिवर्सिटी थी वो थी तक्षशिला, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी हमारे जहाँ बिहार राज्य में है थी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा और तक्षशिला, ये तक्षशिला, ये नालंदा, ठीक। आप देखिए नालंदा दुनिया की एकमात्र पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने हॉस्टल सुविधा दे रखी थी, ठीक है। हॉस्टल सुविधा नालंदा विश्वविद्यालय ने ही दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, यानी सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किसके समय का था? गुप्त काल का था। आ रहा समझ में? ठीक। तो ये सारी चीज़ें, अगर अब आपसे बात की जाए मैपिंग पढ़ाने का रीज़न क्या है? मैपिंग पढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए, जैसे मैंने आपको 18 कंट्रीज मैंने आपको रटा दी हैं, 18 देश। कैसे? 8 सार्क के, 10 आसियान के, 18 हो गए, ठीक। मैंने आपसे कहा था इन 18 की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ की संसद पता होनी चाहिए, यहाँ की मुद्रा पता होनी चाहिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। अन्यथा आपकी मर्जी है, पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। पढ़ोगे तो तुम्हारा ही कुछ उद्धार होगा, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। मैं आऊँगा, पढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा। आज तुम पढ़ रहे हो, कल दूसरे पढ़ेंगे। पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, बशर्ते कौन अच्छा पढ़ाता है कौन बुरा पढ़ाता है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे मेरा चैनल तुरंत बंद कर दो, या अच्छा समझा नहीं पा रहा हूँ तो तुरंत मुझे फॉलो करना बंद कर दीजिए, किसी दूसरे चैनल को फॉलो करिए। जहाँ पर चीज़ें समझ में आए वहाँ पर बैठना अच्छा रहता है। उस संगति को फॉलो करो, उन लोगों को फॉलो करो जिनसे आप कुछ प्रेरणा मिल रही है, जिनसे कुछ सीख रहे हो, जिनसे कुछ आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों को फॉलो करने से क्या फ़ायदा है जिनसे आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। देखिए, अगर आप नशेड़ी नहीं हैं और आप नशेड़ियों की संगत में हैं तो आपको लोग कहेंगे ये भी नशेड़ी है। लेकिन आप कितने बड़े नशेड़ी क्यों ना हो, कितने बड़े गंजेड़ी क्यों ना, कितने बड़े भंगेड़ी क्यों ना, कितने बड़े दारूबाज क्यों ना हो, जितनी दुनिया की सबसे गंदी जितनी भी चीज़ें, लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी ना तो लोग कहेंगे इंसान अच्छा है। एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर संगत, आपकी संगत कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसकी संगत अच्छी हो जाएगी तो अपने आप वो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छी संगति को डील करो, क्योंकि अच्छी जगह बैठोगे तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। क्लियर? आइए आगे। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय, ये था तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के कराची जिले में पड़ता है, लेकिन वहीं पर नालंदा जो है वर्तमान में हमारे भारत के बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। नालंदा दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने हॉस्टल सुविधा दे रखी थी। आया समझ में? ये 4 पर्वतश्रेणी अक्सर पूछ ले जाती है कि सुलेमान पर्वतश्रेणी कहाँ है, किरथर किस देश की है, नमक पर्वतश्रेणी किस देश की है, तो आपको पता होना चाहिए। मकरान तटीय क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मकरान तटीय श्रेणी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और मकरान तटीय श्रेणी पे ही आपका पड़ता है ग्वादर बंदरगाह। ये है ग्वादर बंदरगाह, ये है कराची बंदरगाह, ये है रावलपिंडी, वहाँ की राजधानी, वहाँ का एक शहर है,
ये है इस्लामाबाद वहाँ की राजधानी, ये है लाहौर। क्लियर आया समझ। तो पंजाब अंजाम में ही लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है वहाँ का जहाँ पर बड़े बड़े नेता, बड़े अच्छे अच्छे संपन्न समृद्ध लोग रहते हैं। आप सोचिए पाकिस्तान बेकार में साला गर्मी दिखाता रहता है, शांत करने में भाव तो कुछ लगेगा नहीं भाई। यहाँ पर हमारा पंजाब का रेलवे हवाई अड्डा है, एयरफोर्स का, फटाक से यहाँ भरेंगे उड़ा देंगे, लो शांत पड़ जाओगे, कितनी गर्मी है, ख़त्म कहानी तुम्हारी। ये लाहौर ख़त्म कहानी है, बेकार है साला, गर्मी दिखाता रहता है, मतलब दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। और एक यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ, कौन सी थी, विक्रमशिला पाल वंश की थी। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। अब अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ कि सार्क देश आपको मालूम, बताओ एक साथ में बताओ, चलो रिवाइज करो। सार्क के 8 राज्य, 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हो गए 8। ठीक, फिर से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और हो गए 8। आगे समझे। वहीं पर 10 आसियान के देश कौन कौन से थे, म्यांमार, 5 ऊपर के, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम कैसे, फ्रेंच ईस्ट कंट्रीज थे। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट हम लोग कहते हैं, फ्रेंच ईस्ट वो लोग कहलाते थे। कौन कौन से 3, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम फ्रेंच ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हो गए 10, खत्म कहानी। टोटल 18 तक कंट्रीज हो गए। एक एक देश आपको रटा दूंगा, राजधानी आपकी जिम्मेदारी है, वो मैं नहीं रटाऊंगा, आप खुद पढ़िए, खुद याद करिए। ठीक है, आए सामने। आगे यहीं पर एक शहर है एबटाबाद। एबटाबाद शायद याद हो, 2011 2 मई यहाँ पर एक घटना घटी। ओसामा बिन लादेन, उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध, बोलो तो अच्छी बात रहेगी, मशहूर बोलो और भी अच्छी बात रहेगी, दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट था, आतंकवादी, जो कि 2 मई 2011 को अमेरिका ने मार गिराया था उसको। ठीक, आगे समझ। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सुन लो। जैसे एबटाबाद क्यों, यहाँ पर एक नवाब शाह शहर था, मैंने बताया था। वहीं पे आसाराम बापू की जन्म कुंडली है, भारत भाग आया था। ऐसी सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी पूछी जाती है उतनी मैंने मैपिंग के थ्रू बता दी अभी। आगे समझिए। एक यहाँ पर देश पड़ेगा आपका, उसकी सीमा यहाँ से ऐसे मिलती है हमारे यहाँ से, ये ऐसे, इसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा मित्र देश है। कैसे, चाणक्य ने कहा है, हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है, हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होगा। अर्थात ये पाकिस्तान है, बिछड़ा हुआ भाई, ये पाकिस्तान, ये हमारे दुश्मन, ये पाकिस्तान के दुश्मन, तो पाकिस्तान के दुश्मन हमारा क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती चलती है। रीजन ये है कि अफगानिस्तान जो एक देश है, ये एक्चुअली में ऐसा देश है जो पूरा पर्वतीय है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर खेती वेती नहीं हो पाती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है। किसकी होती, अफीम की होती है। अफीम की खेती दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती, अफगानिस्तान में होती है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपियम। अफीम को इंग्लिश में ओपियम बोलते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान जो है एक भूबद्ध देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है, ध्यान लीजिए आप, यहीं पर बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे सपोज दैट ये एक देश है, इधर देश है, इधर देश है, इधर देश है। सपोज दैट कहने का तात्पर्य है एक ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र या सागर से न टच होती हो, वो लैंड लॉक्ड कंट्री होती है, यानी इस भूबद्ध यानी स्थलबद्ध। कहने का तात्पर्य यानी भूमि से चारों ओर से घिरा हो। इधर पाकिस्तान से घिरा है, इधर ईरान से घिरा है, ऊपर तजाकिस्तान से घिरा है। ठीक है, इन सारे देशों से अफगानिस्तान घिरा हुआ है।
यानी भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको भूमध्य देश बोलते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री इंग्लिश से बोलते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे। अक्सर क्वेश्चन पूछे ऊपर से जितने, ठीक, आगे समझ में। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात करो तो मैं, यहाँ की जो एक बांध है सलमा बांध, यहाँ भारत बहुत काम करता है अफगानिस्तान के लिए। सलमा बांध है जो कि अफगानिस्तान में बनाया गया है बिजली उत्पादन के लिए, वो भी भारत बना रहा है, अपने पैसे से बना रहा है। अपना पैसा लगाएंगे हम वहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए। जो बांध बना रहा है उस बांध का नाम है सलमा बांध, ठीक है। दूसरी चीज़, वहीं पर भारत जो है वहाँ की संसद भी अपने पैसे से बनवा रहा है। तो अफगानिस्तान की संसद जो है भारत बनवा रहा है अपने पैसे लगाकर, ठीक है। दूसरी चीज़, और भारत जो है यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि बहुत घटती है। पाकिस्तान और ईरान के मध्य बेचारा फंस गया है, तो ये पिसता रहता है दोनों के बीच में, और दोनों ही ज़बरदस्त टेररिस्ट कंट्री हैं, आतंकवादी देश है। इसलिए उन दोनों के बीच में जब दो गंदे लोगों के बीच में आपका घर पड़ेगा ना, तो आपका घर अपने आप गंदा रहेगा। आप कितना भी साफ़ करो गंदा ही रहेगा, क्योंकि वो जो आपके दोनों पड़ोसी ना, वो नंबर 1 के गंदहीला टाइप के गंदे हैं। वो अपने घर का पूरा आपके ही दरवाजे फेंकेंगे। आप साफ करते, आप बोल नहीं पाओगे, आप बोलोगे तो आपको दो चाप झापड़ मारेंगे, शांत हो जाओगे। वही चीज़ है कि अफगानिस्तान यहाँ टुन्न फुन्न करता है, बमबारी कर देते, कहानी खत्म, ठीक। आगे समझे। तो यहाँ पर भारत जो है इनकी सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान वगैरह दे रहा है, ताकि ये अपनी सुरक्षा कर सके। इसलिए भारत जो है, और भारत अक्सर गेहूँ में भेजता था। एक बार 11,000 मीट्रिक टन गेहूँ भेजा था भारत ने अफगानिस्तान के लिए, लोगों के लिए जीवन यापन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान हमें अपना मित्र बहुत अच्छे तरीके से दिल से मानता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। और यहाँ पर एक जैसे ये इसको अफ़गानिस्तान है और ये इसको ईरान मान लो, ईरान है, ठीक। तो भारत जो है डायरेक्ट यहाँ से मुंबई के बंदरगाह से अफ़गानिस्तान सामान भेजता जाता है, लेकिन भेज नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पहले ईरान पड़ जाता है। इसलिए भारत ने ईरान में एक बंदरगाह लिया है, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह कई बार पूछा गया, अक्सर पूछ लिया जाता है किस देश में है जिसमें भारत अपना प्रभुत्व बना रहा है। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है। कहाँ? ईरान में है। तो मुंबई से ईरान तक आते हैं पानी के जहाज़ों के माध्यम से सामान। उसके बाद यहाँ जिडान एक शहर है अफ़गानिस्तान का, ठीक है। यहाँ तक रेलवे ट्रैक फैलाना चाहता है ताकि यहाँ तक आसानी से अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल तक हम सामान आसानी से पहुँचा सकें, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा। आपको मैंने CPEC बनाया था, ये CPEC। अगर सपोज दैट ये CPEP तो बन चुका है, कल अगर CPEC बन चुका है, अगर हम ये मार्ग बनाने में सक्षम हो गए, चाबहार यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं, लेकिन हमारा काम बहुत स्लो है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर रेलवे ट्रैक बनाना शुरू हो गए, तो इसके आगे हम क्या चले जाएंगे, अफ़गानिस्तान होते हुए इस मध्य एशिया में चले जाएंगे। और इस मध्य एशिया में जो हमारा कजाकिस्तान देश है, ठीक है, कजाकिस्तान जो देश है वो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। हाँ, तजाकिस्तान आप देखेंगे मैप में तो अफ़गानिस्तान के जस्ट ऊपर है तजाकिस्तान, वहाँ की राजधानी दुशांबे। तो दुशांबे में हमने अपना सैन्य अड्डा बना लिया है, ठीक है। काम चल रहा है, जिसकी वजह से दुशांबे यहाँ पड़ेगा आपका, आप देखिएगा मैप में। तो दुशांबे में अगर बन गया, मतलब आप बन तो गया है, वहाँ पर हमारे सैनिक भी रहते हैं, सैनिक अड्डा हमारे दुशांबे में। तो इस प्रकार से अगर हम ये ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सक्षम हो गए। दूसरी चीज़ CPEC क्यों बना रहा है चीन, पता है आपको? आप मैप देखिएगा तो इधर वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर से होते हैं मलेशिया के बीच से एक मलक्का जलसंधि है, वहाँ देखिए सुमात्रा और मलेशिया के बीच में मलक्का जलसंधि से होते हुए इधर बंगाल खाड़ी होते हैं, हिंद महासागर होते हैं, अरब सागर होते हुए ये पूरा एरिया उसको यहाँ पर अगर ईरान में अच्छी दोस्ती उसकी ईरान से चीन की, क्योंकि ईरान जो है अगर बात कर ली जाए हमारे भी संबंध अच्छे हैं, लेकिन चीन और भारत की बात की जाए तो इतने अच्छे हमारे संबंध नहीं कि जितने चीन के हैं। क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपना डिसीजन सुन लेती है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें
अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को देख कर चलता है, विदेशी फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। लेकिन चीन क्या है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपना डिसीजन यानी निर्भीक होकर डिसीजन ले लेकिन हम कई देशों से मिलकर चलते हैं, यूएन वगैरह से चलते हैं मिलके, इसलिए हम लोकतांत्रिक देश है, तो फिर लोगों को देख सुनकर चलते हैं, लोगों की मान कर चलते हैं। तो उसको पता है कि अगर भारत चाहेगा तो यहाँ पर अंडमान निकोबार से, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर अपनी नेवी सेना भेजकर हमें मार देगा, वहाँ मारेगा, फिर इसका लक्षद्वीप उसका एरिया है, यहाँ पर मार देगा। नहीं, ये एरिया एक तो लंबा है, लंबा प्रोसेस है, साथ ही यहाँ से हम असुरक्षित, असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस मार्ग से अगर हम जाएंगे तो हम रियली में बहुत बुरे फंस जाएंगे और हमारा मिशन सक्सेस नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत इतना कमज़ोर नहीं जितना हम समझते हैं, दुनिया जितना जानती है। ठीक, हम भारतीय हैं, हम किस वक्त किस मतलब अगर हम खीर देना भी जानते हैं तो चीर देना भी जानते हैं, ये दुनिया को भी पता है। तो इसलिए उसने CPEC का एक इसका तोड़ CPEC पे उसने निकाला है। लेकिन वो सोचता बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान तो है भैया, क्योंकि वो देखो हम इधर गलवान घाटी में अपना मार्ग बना रहे हैं, तो उसने ऑब्जेक्शन ले लिया जो कि POK पड़ता था, वो हमारे POK को वो कर सक जाएगा। एक्चुअली बात क्या है कि POK जो इस समय पाकिस्तान के अंडर में है, तो इसलिए लेकिन हम रोक नहीं पाए, देखो चाइना को हम रोक नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारा 56 इंची चीना है। सोच लो, चीन को हम रोक नहीं पाए CPEC बनाने से, यहाँ से यहाँ तक बड़े आसानी से काम करेगा, और यहाँ पर ईरान में ये ऐसे ईरान में आसानी से सारा इस बिजनेस बड़े आसानी से कर लेकर दूरी कम पड़ गई। इधर से उसको पानी के जहाज़ों की जरूरत नहीं है, रेलगाड़ी ट्रकों के माध्यम से आयात निर्यात होता रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो ग्वादर बंदर का उसने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया है। ठीक, तो इसलिए आप CPEC का तोड़ निकाल सकते हैं, यहाँ दुशांबे में हम खड़े होकर यहाँ से मार सकते हैं। दूसरी चीज़, POK को हम लेकर रहेंगे तो अपने आप इधर रोड रहा है, इधर रहा, बीच में नहीं तो बजा बेचा ताड़ी। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा है सियाचिन दुनिया का, यहाँ से हम जब चाहेंगे तब तुम्हें उड़ा सकते हैं बेटा, लो करो रंगबाजी। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो अफ़गानिस्तान है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वहीं पर ईरान जो है वो उतना अच्छा दोस्त नहीं जितना अफ़गानिस्तान है। इसलिए हमें इससे भी दोस्ती बनाकर रखनी पड़ती है, अपनी मजबूरी है कि चाबहार बंदरगाह हमने उससे लिया है तो उसको हम उससे संबंध अच्छे रखेंगे, तभी हम अफ़गानिस्तान से जुड़े रहेंगे, अन्यथा हम टूट जाएंगे। हम इधर से इसलिए नहीं जुड़ सकते क्योंकि आपके दिमाग में, क्योंकि POK पाकिस्तान के एरिया, तो इस समय भारत की सीमा नहीं जुड़ रही है अफ़गानिस्तान से। जब POK हमारा हो जाएगा तब POK से हमारी सेना अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा टच हो जाएगी, तो हम इधर से मार्ग बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे समझे, चलिए आगे बात की जाए। हाँ, अफीम की खेती की। अफीम की खेती बहुत ही कारगर साबित होती है। रीज़न, काम क्या है अफीम का? एक तो पहली चीज़ आपको एक पता, जितना भी इलीगल वर्क होता है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं उसके। अफीम वैसी चीज़ है। अफीम एक तो इसकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेना वेना में बहुत ज़्यादा अफीम काम होता है। जब गोली वोली लग जाती हैं तो उस समय अफीम की गोली दी जाती है जिसका नाम है मार्फिन एक गोली होती है जो अफीम के बनती है। ज़बरदस्त नशा होता है जो सैनिकों को दिया जाता है और सैनिकों का दर्द में आराम मिलता है। दूसरी चीज़, जब गोली वोली निकालने और ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं उस समय जो डोज दिए जाते हैं राहत के लिए, वो अफीम का ही डोज होता है, अफीम का ही मिक्स से मिला हुआ होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी अफीम होती है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ अफीम बहुत ज़्यादा मात्रा में पी जाती है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में इस चीज़ का ज़्यादा काम होता है। ठीक, अक्सर आप देखिए पकड़े जाते हैं लोग, तो इसलिए चलें तो बढ़िया हुक्का क्या जाता है। ठीक, इसलिए अफीम बहुत ज़रूरी है। अफीम एक चीज़ और है, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ पंजाब में होता है, तो यहाँ पर हरियाणा में भी होता है, हरियाणा में भी गेहूँ होता है, पंजाब में भी होता है, देखा जाए तो इधर राजस्थान में भी होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार में होता है। मतलब जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये एक एरिया है किसी भी चीज़, जैसा यहाँ पर पानी तो भरा है लेकिन यहाँ पर पानी नहीं, लेकिन यहाँ नमी तो होगी ही, तो अफ़गानिस्तान बेच पड़ जाता है। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों देशों में अफ़ीम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़ीम अफ़गानिस्तान में होती है। पाकिस्तान और ईरान में भी अफ़ीम होती है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़ीम 3 ही देशों में होती है। अफ़ीम की खेती 3 ही देशों में होती है, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इसलिए इनको गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है। गोल्डन ट्रायंगल कई सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, तो इस गोल्डन ट्रायंगल को इसके किससे फेमस है? अफ़ीम के लिए। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल अफ़ीम की खेती के लिए फेमस है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान। क्लियर? ठीक है, जिसके चलते इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज भी बोलते हैं। क्लियर? आगे दूसरी चीज यहाँ पर, हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान से तो लगी था हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से। जब मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में LTTE था, नेपाल में माओवादी संगठन, आतंकी संगठन था। ठीक, वहीं पर क्या बोलते हैं, हाँ, LTTE माओवादी। और एक चीज़ आप जान लें, यहाँ पर एक आतंकी संगठन था अफ़गानिस्तान में, मतलब जो पाकिस्तान, अमेरिका था, अमेरिका पहले श्रीलंका में अपना अड्डा जमाना चाहता था, लेकिन LTTE के थ्रू भारत ने उसको वहाँ से भगा दिया। फिर नेपाल में अड्डा जमाना चाहता था, जिसकी वजह से चीन ने माओवादियों को भेजकर यहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, इस पीओके वाले क्षेत्र पड़ता है, गिलगित स्थान है। ठीक, गिलगित पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है, और अगर पीओके जिस दिन हमारा हो जाएगा, गिलगित भारत में आ जाएगा। ठीक, अंततः अमेरिका ने यहाँ से पाकिस्तान से साठगांठ करके यहाँ अपना अड्डा जमाने में सफल रहा। जब अमेरिका यहाँ सफल रहा अपना अड्डा जमाने में, तो मैंने शीत युद्ध के बारे में आपको बता ही दिया है कि शीत युद्ध होता है कि भैया न हम आगे आएंगे न तुम आगे आओगे, लेकिन हम एक दूसरे के थ्रू आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो इसीलिए ये जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी तान हैं, 1991 में जो सोवियत संघ था, जो बड़ा एरिया था उसका, 1991 में 15 देशों में कन्वर्ट हो गया, यानी डिवाइड हो गया, सॉरी। ठीक, जिसके चलते उसी के एक हिस्सा, जिसके चलते ये रूस जो है वो अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। क्योंकि रीज़न ये था, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक शांत प्रिय देश था, लेकिन अफ़गानिस्तान होते करते उसको नुकसान इसलिए पहुंचाया जाता था क्योंकि अफ़गानिस्तान यहाँ बौद्ध लोग ज़्यादा रहते थे, लेकिन वो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता था रूस वाला, क्योंकि ये जो देश थे ये काफ़ी संपन्न तो नहीं थे, लेकिन अफ़गानिस्तान से ज़्यादा अच्छा था, जिसके चलते ये रूस जो है अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो यहाँ पर जो लोग थे, इनको अब अमेरिका देखो इनकी कैसे मदद करेगा। अमेरिका यहाँ पर एक वैज्ञानिक आया, ठीक, उस वैज्ञानिक ने यहाँ के लोगों के दिलों में इतनी ज़्यादा देशभक्ति पैदा कर दी कि मुट्ठी भर लोगों ने रूस के सैनिकों को मार भगाया। मुट्ठी भर सैनिकों ने रूस की सेना को मार भगाया। कैसे? ये जो यहाँ पर बैठा था, अमेरिका यहाँ गिलगित पे बैठा था, यहाँ से इसने हथियार दिए, यहाँ से इसने बम दिए, यहाँ से इसने साधन दिए, संसाधन दिए। यहाँ पर उस वैज्ञानिक ने देशभक्ति के साथ साथ लोगों को हथियार चलाना सिखाया, लोगों को औजार चलाने सिखाए। उसके दम पर अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के जितने सैनिक थे भाग गए। अब हुआ ये कि ये जो वैज्ञानिक था भाई, दम तो थी बंदे में कि अकेला एक व्यक्ति पूरे देश पे राष्ट्रीयता जगा दे, राष्ट्रप्रियता की भावना दिखा दे, तो राष्ट्र प्रेम को कहकर जोश पैदा कर दे, तो बंदे में तो दम होगा ही। और अफ़गानिस्तान पूरा का पूरा पहाड़ी देश है, तो अमेरिका उस वैज्ञानिक का बहुत सपोर्ट करने लगा, उसको फिर अपने यहाँ काम कराने के लिए लेकर गया, होता रहा। लेकिन अमेरिका ने एक बार फ़िलिस्तीन पे
आतंक मतलब बमबारी की, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन बर्बाद हो गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था वो फ़िलिस्तीन से तोड़कर जॉर्डन एक कंट्री बना जाए। दो देश हैं, फ़िलिस्तीन जॉर्डन, सॉरी इजराइल। तो इजराइल जो है वो नया बना हुआ देश है, फ़िलिस्तीन से कट कर बना हुआ, ठीक। तो इजराइल बनाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने फ़िलिस्तीन पर गोलीबारी कर दी, बमबारी कर दी। अब बमबारी हो गई, वहाँ पर मुस्लिम कंट्री, ये वाला एरिया जो है ज़्यादा मुस्लिम कंट्री का है, तो वहाँ पर मुसलमान, वो एक गाने भी मुसलमान था, उसको ये चीज़ भाई नहीं, उसने भी अमेरिका पे बमबारी कर दी। अमेरिका ने कहा अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो तानाशाही हो गई, मतलब जिसको मैंने पैदा किया वही मुझे आग दिखा रहा है। देखिए अमेरिका भूल गया था कि उसने ऑलरेडी खुद गलती कर रखी थी अमेरिका, लेकिन वो पैसे वाला था, समृद्ध था, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर एक दृष्टि से वो संपन्न था, ठीक है। जिसकी वजह से उस वैज्ञानिक को बाद में उसने आतंकवादी करार दिया, जब उसने उनके खिलाफ कदम उठा लिया। देखो, जब तक आप हमारे नीचे रहेंगे आप एक अच्छे इंसान रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप मेरे अगेंस्ट आएंगे मैं आपको आतंकवादी, लुच्चा, लफंगा, उठाईगीर सब कुछ सिद्ध कर दूंगा, जिसकी वजह से समाज में आपकी अच्छी खासी किरकिरी हो। आप जानते हैं समाज में उसी की किरकिरी होती है जिसका बोलबाला नहीं होता है, और बोलबाला आजकल समाज में उसी का जिसका पैसा है। वही सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी चलता है, हूबहू वही सारी प्रक्रियाएं हैं, बशर्ते वो बड़े क्षेत्र में होते हैं, बड़े एरिया को कवर करते हैं, यहाँ छोटे छोटे एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए उसने, उस वैज्ञानिक को अमेरिका ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढ निकाल के उसको मार दिया। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन, समझिए। तो ओसामा बिन लादेन की दृष्टि से अगर देखें तो एक अच्छा इंसान भी था, उसने गलत काम नहीं किए थे तब तक जब तक कि वो अच्छे काम के लिए प्रेरित था, लेकिन जब तक उसके अगेंस्ट लोगों ने चालें चलना शुरू कर दी, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आप तब तक अच्छे रह सकते हैं जब तक हम चाहते हैं, अगर आप हमारे अगेंस्ट आ गए तो हम आपको बुरा बना देंगे, और जब हम बुरा ही बन गया यार तो अब बुरा करने में क्या जाता है। इसलिए ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान, अमेरिका से अच्छी खासी किरकिरी रहती थी, इसीलिए ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने आतंकवादी करार सिद्ध कर दिया था। आया समझ में? ये था अफ़गानिस्तान की कहानी। अफ़गानिस्तान एक बौद्ध कंट्री था। कैसी कंट्री थी? बौद्ध कंट्री थी। और वो कंट्रियाँ जो आप देखिए साउथ ईस्ट की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, दक्षिण तिमोर, फिलीपींस, ये सारे देश का है, शांत देश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा यानी जो मेजॉरिटी है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो बौद्ध धर्म की है, और बौद्ध धर्म के लोग शांति पे विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि पशुओं पर दया करो, हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है। ऐसे ऐसे उनके कर्तव्य हैं। गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे। गौतम बुद्ध शांति का प्रतीक थे, इसीलिए ये सारी जितनी भी कंट्रियाँ शांति प्रिय देश हैं, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में एक स्थान है, उसका नाम है बमियान। बमियान एक शहर है, मैंने बताया पूरा वो है, क्या है, पहाड़ी अफ़गानिस्तान। तो वहाँ के कलाकारों ने एक पहाड़ी को काटकर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी, पहाड़ी को ही काटकर, ठीक है। कहाँ पर? बमियान में, ठीक। जिसके चलते वहाँ पर जब ओसामा बिन लादेन भाग रहा था, आतंक सिद्ध हो गया, तब उसके बाद अफ़गानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन तैयार हो गया जिसका नाम तालिबान। तालिबान आतंकवादी संगठन अफ़गानिस्तान का है, जो अक्सर होते करते वहाँ पर बमबारी, गोलीबारी चलाता रहता है, जिसके चलते अफ़गानिस्तान में अशांति फैली रहती है, ठीक है। जो तालिबान के लोग जितने भी, तो वो कहते हैं कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो 6 साल से ज़्यादा आगे न पढ़ें, सॉरी कक्षा 6 से आगे न पढ़ें, क्योंकि उनका मानना है अगर कक्षा 6 के आगे पढ़ेंगे तो किसी न किसी से पढ़ जाएंगी, और पढ़ जाएंगी तो भाग जाएंगी, और भाग जाएंगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ तक और भी सुनिए, अगर वहाँ की लड़कियाँ, महिलाएं किसी डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो उसको मार देते हैं, कहते हैं तुम गैर मैरिज के साथ संबंध बना रही है। अरे भैया, बुद्धि नाम की एक चीज़ होती है, अगर इनको कक्षा 6 के आगे पढ़ाओगे तो अपने आप इलाज कर लेंगे, हम इन डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS
की डिग्री लेकर। जब इनको कक्षा 6 के आगे पढ़ाओगे नहीं तो महिला डॉक्टर बनेंगे नहीं, तो महिला किसको दिखाएंगे? तेरे के तेरे बाप को, ठीक है। तो किसको दिखाएंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर पुरुष ही रहेगा क्योंकि पुरुष पढ़ रहा है। मतलब बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। नंबर 1 के गधा टाइप के लोग होते हैं आतंकवादी। खुद ही सोच लो, मतलब खुद की बहन बेटियों को गलत तरीके से डील करते हैं साले, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो जो अफ़गानिस्तान, ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी बताना आपको। तो बमियान में जिस मूर्ति को उन्होंने, वहाँ के कलाकारों ने, आर्किटेक्चरों ने काट पीट कर बनाया था, ज़बरदस्त मूर्ति थी, लेकिन वहाँ का तालिबान संगठन था, उसने बम रखकर उड़ा दिया, मूर्ति उड़ा दी। अरे बुद्धिहीन के लोगों, मतलब बुद्धि नामक जो चीज़ ही नहीं थी। तो तुम्हारे पास अगर अक्ल होती तो जो आज साले 4 पैसे के लिए मर रहे हो भूखो, तो अगर उस टूरिस्ट के क्षेत्र में कितना पैसा है, कितना फ़ायदा, आप देखिए, बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर उसको टूरिस्ट के रूम में 100 रुपये का टिकट लगा कर देते हैं, तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर 10 कंट्री के 10-12 कंट्री इधर से हैं, ये साथ ही बौद्ध धर्म को मानती हैं, ये सारे लोग यहाँ जाते हैं, म्यांमार के जाते हैं। म्यांमार, अब देखो आतंकवादी संगठन यहाँ तालिबान है, यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की मूर्ति को मार गिराया। लेकिन म्यांमार के में यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है रखाइन। रखाइन एक ऐसा शहर है म्यांमार का जहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर इनका कहना था, यहाँ पर जो मुस्लिम भी कुछ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग थे। इनका ये कहना था, यहाँ पर मुस्लिम संख्या जाता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को रोहिंग्या कहा गया है, रखाइन के लोगों को रोहिंग्या कहा गया। आपने सुना होगा पिछले साल जब एनआरसी चल रही थी, रोहिंग्या को लेकर काफ़ी विवाद था। अक्सर रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर विवाद चलता ही रहता है। तो यही थे, रखाइन के ही वो मुसलमान हैं जिनको रोहिंग्या कहा जाता है। तो यहाँ म्यांमार में बौद्ध धर्म की मेजॉरिटी है, ठीक है। मेजॉरिटी होने के चलते यहाँ के लोगों ने कहा कि बकरीद में, भाई हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ 2 ही धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू भी नवरात्र में बकरा की बड़ी बलि देते हैं, और मुसलमान भी बकरीद में बकरे की कुर्बानी देते हैं। हम बलि बोलते हैं, कुर्बानी बोलते हैं। तो हम आपसे, हमारे यहाँ धर्म को लेकर कुछ विवाद होते, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी कहा, यहाँ के लोगों ने कहा, भाई तुम बकरीद मनाते हो, अच्छी बात है, अपना धर्म है, आप मनाइए, बलि चढ़ाइए, कुर्बानी चढ़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन घर के अंदर करिए। वही चीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ पे कह दिया कि बकरीद पे बकरा अगर बलि यानी बलिदानी देनी है तो आप क्या करेंगे, आप घर में ही करें, जिसके चलते ये सब कुछ होता रहा। अब इतना सब कुछ होने के चलते वहाँ पर जब यहाँ पर बमियान में मूर्ति, बौद्ध धर्म की मूर्ति में बम रखकर उड़ा दिया गया, तो यहाँ उसका असर यहाँ कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा थे, उनको लगा कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के स्पेशली लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, शांति से रहते थे, लेकिन इन्हें लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त खून खराबा कर दिया कि यहाँ पर बौद्ध और मुस्लिम, तो यानी रोहिंग्या नामक जो जाति थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका नुकसान हुआ। यहाँ पर लोग खून खराबा ज़बरदस्त तरीके से हुआ, मतलब कि देखो बीज कहाँ बोया गया, यहाँ पर, उसका परिणाम कहाँ, यहाँ है। मतलब गलती यहाँ है, उसका परिणाम यहाँ पे लोगों को भुगतना पड़ा। इतनी सारी चीज़ें हुई, ठीक है, ये सब चीज़ें होती रही। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ थी, तो बमियान, अफ़गानिस्तान में। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? वर्तमान में अगर सबसे बड़ी मूर्ति की बात की जाए तो चीन में है। स्प्रिंग बुद्धा चीन की दुनिया की सबसे बड़ी इस समय चीन में है, गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर बौद्ध धर्म का इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर है, ठीक है। बौद्ध धर्म सबसे बड़े मंदिर की बात की जाए तो बाली द्वीप पर इंडोनेशिया में पड़ेगा। सबसे बड़े मंदिर की बात की जाए स्प्रिंग बुद्धा चीन में पड़ेगा, लेकिन था सबसे पहले बमियान, अफगानिस्तान, ठीक। आगे समझ में। फिर वहीं पर
ये थे अफ़गानिस्तान। अफ़ीम काफ़ी होती है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक एक कंट्री, दो कंट्री को हम लेकर चलेंगे धीरे धीरे। उम्मीद है कि चीज़ें आके समझ में आएंगी। कहानी मुँह में बताने का रीज़न नहीं रहता है, क्योंकि कहानियाँ जल्दी याद होती हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी याद होती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।